हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिस्ट्री क्या है? बेसिकली वो ब्रांच जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिविंग बींग्स में होते हैं, उसके चेंजेस को हम लोग जब मेजर करते हैं थ्रू केमिस्ट्री, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और वहां पर जो मेरे केमिकल्स यूज होते हैं, वहां पर जो मेरे केमिकल्स काम में आते हैं, उन केमिकल्स या उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट आके आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखेंगे, फिर मेरे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग बींग्स में केमिकल रिएक्शंस का काम करते हैं। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, एक नाम याद आता है, कार्ब्स, जिसे हम लोग कहते हैं, या पोटैटोस, या फिर जहां से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो हो गया मेरे पास ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मॉल्टोज हो गया, ये सारे मेरे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो नाम है वही आया था हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रेट से। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग डिस्कवर कर रहे थे, तो फर्स्ट हमारे पास आया था नाम ग्लूकोज का, C6H12O6। अब ग्लूकोज को हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ जनरल फॉर्मूले में ऐसे रख सकते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग CN। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जो फर्स्ट जब हमने जनरल फॉर्मूला दिया, उसे कहा हमने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से नाम आया कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ग्लूकोज को अगर मैं देखूं तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O(M). तो अगर मैं ग्लूकोज को देखूं तो ग्लूकोज को मैं C6H2O(6) करके मैं रख सकती हूँ। तो यहाँ पर तो मेरा ये जनरल फॉर्मूला काम आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई और एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं, CH3COOH, इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं CnH2O(M), तो ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर C2, यहाँ पर H2O(2). तो अब एसिटिक एसिड भी मेरा जो है इस जनरल फॉर्मूले में, जो कि मेरा कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होना चाहिए था, उस फॉर्मूले में ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये तो मेरा कोई कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो इसी वजह से ये वाला जो मेरा फॉर्मुलेशन था, ये फॉर्मुलेशन मेरा फेल हो गया। उसके बाद एक नया फॉर्मूला आया, जिसे कहने लगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which are optically active or they produce such units on hydrolysis। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल मीनिंग उसका हो गया, ये कोई पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है मेरा OH, हाइड्रोक्सी मेरा OH ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब अगर एक से ज्यादा अगर मेरे पास अल्कोहल वाले ग्रुप हैं और वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, तो इनको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। उसके साथ एक और कंडीशन लगा दी गई कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लस दे प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद भी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रोड्यूस करेंगे। उन कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल डेफिनेशन बन गई। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एक और प्रॉपर्टी क्या है, हम जिन कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली जानते हैं, जो हमारे रेगुलर यूज में है, वो क्या है, सुक्रोज हो गया, फिर ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे के सारे स्वीट टेस्ट करते हैं। तो क्योंकि ये स्वीट टेस्ट करते हैं, इनको हमने जनरल नाम दिया इनका शुगर्स। इनको हम लोग शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। लेकिन सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट नहीं टेस्ट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ स्टार्च अगर लूँ, तो स्टार्च जो है ये मेरा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये स्वीट टेस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, यही हम इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं
कार्बोहाइड्रेट्स के ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इनको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन क्लासेस में। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, फिर होता है ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इनको हम लोग और हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इन्हें हम लोग मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। हमारे नेचर में ऑलमोस्ट 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट है, जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं। उसके बाद आता है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स के पास 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। उनको ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास सैकेराइड यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। इनको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद, इनके हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। सिमिलरली हमारे पास एक और शुगर है जिसका नाम है मॉल्टोज के पास 2 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स उसके बाद आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के पास 10 से ज्यादा हाइड्रोलिसिस के यूनिट्स हैं, 10 या उससे ज्यादा। मतलब ऑलिगोसैकेराइड्स, ये हमारे यूनिट्स की अगर बात करें तो फिर हाइड्रोलिसिस यूनिट्स अगर सबसे कम होता है मेरे पास मोनोसैकेराइड्स, फिर ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर पॉली। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर जनरली नॉट स्वीट इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च जैसे दे दिया मैंने, इसलिए इनको हम लोग नॉन शुगर्स कहते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बट दे आर नॉट शुगर्स। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज हमारा, मुझे पता है, हमारे सबको पता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, छोटे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सुक्रोज से मिलता है ग्लूकोज। जब सुक्रोज हमारा C12H22O11, इसे अगर हम लोग तोड़े तो इससे हमारे पास आते हैं, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो मुझे सुक्रोज से मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये है मेरा सुक्रोज, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं, हमारा जो नॉर्मल टेबल शुगर होता है सुक्रोज। उसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके नाम इसलिए डिफरेंट है बिकॉज इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। इसको नाम देते हैं हमारा ग्लूकोज और ये हो गया मेरा फ्रुक्टोज। ये बेसिक प्रिपरेशन का मेथड है। एक और हमारे पास मेथड है जहां पर हम लोग यूज करते हैं स्टार्च। तो अगर हम स्टार्च को डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एट 393 केल्विन और अंडर प्रेशर, थोड़े हाई प्रेशर में अगर हम इसको बॉईल करें तो तब हमें ग्लूकोज मिलता है। ये एक और इसका प्रिपरेशन मेथड है। अब इन दोनों प्रिपरेशन मेथड से मुझे पता चला है कि मेरे पास ग्लूकोज है, पर यहाँ से हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चला है। तो जब स्ट्रक्चर की बात आई, स्ट्रक्चर डिफाइन करने की, तब बहुत सारे रिएक्शंस हुए। उन रिएक्शंस को हम अब आगे जानेंगे। फर्स्ट रिएक्शन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जानने के लिए ये किया गया कि जैसे ही ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बहुत ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग किया गया, तब हमें हेक्सेन मिला, नॉर्मल हेक्सेन मिला। ये स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पर ये CH3 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा N हेक्सेन। तो इससे ये पता चला कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, इट इज इन स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज हैज स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज हैज स्ट्रेट चेन। इस रिएक्शन से ये पता चला। नेक्स्ट रिएक्शन इसका था जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ तो यहां पर ऑक्सीन बना। ये ऑक्सीन बना, ये कुछ ऐसा था।
ये मेरा ऑक्सीम है। इस ग्रुप को CHNOH, इस ग्रुप को हम लोग ऑक्सीम कहते हैं। तो इस टेस्ट से ये पता चला कि जो मेरा ग्लूकोज है इसके पास कार्बोनिल बॉन्ड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन है। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। सिमिलरली एक और रिएक्शन हुआ, यहां पर ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन हुआ। जब हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन हुआ तब यहां पर साइनोहाइड्रिन बना। इसे कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन ने भी ये कंफर्म कराया कि मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ये है मेरा साइनोहाइड्रिन, इसे कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। ये है मेरा साइनोहाइड्रिन। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कैसे प्रेजेंट है एज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। इस टेस्ट को इसको एसर्टेन करने के लिए एक और टेस्ट किया, जहां पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को टेस्ट कराया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन कराया, ये है मेरा ब्रोमीन वाटर, ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज अ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके साथ जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हुआ, ग्लूकोनिक एसिड तैयार हुआ। ग्लूकोनिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मुझे CHOH को मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसलिए मुझे OH कौन सी साइड होनी चाहिए ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। यहाँ पर CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अभी क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइड, एज एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट। ये क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तब भी ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एज एल्डिहाइड। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ग्लूकोज है इट इज एन एल्डोहेक्सोज। इसे हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखूं, इसके पास 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हेक्सोज। और क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। इसका एक और कॉमन नाम है जिसे कहते हैं हम लोग डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज। अब यहां पर मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ग्लूकोज है इट इज एन एल्डोहेक्सोज, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी वाली ग्रुप चीज, पॉलीहाइड्रोक्सी जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं वो कैसे प्रेजेंट है उसको इन्होंने कैसे देखा, जब इन्होंने ग्लूकोज को, अब ग्लूकोज को हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर CHO CHOH, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कार्बोनिल जो है वो मेरा एल्डिहाइड है, CH2OH। इसको जब इन्होंने रिएक्शन कराया विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तब इन्हें मिला पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट इन्हें मिला। CHOCOCH3, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा CH2OCOCH3। ये आ गया मेरा एक पेंटा एसिटेट। यहाँ पर ये एसिटेट ग्रुप इसे कहते हैं हम लोग, COCH3 हो जाता है मेरा एसिटेट ग्रुप। यहाँ पर 4 and 1 5 पेंटा एसिटेट कंपाउंड। तो ये पेंटा एसिटेट कंपाउंड ये बताता है कि मेरे पास 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इससे पॉलीहाइड्रोक्सी ये है, इससे तो ये पता चल गया। नेक्स्ट इसको ये पता करना था कि इसके पास जो ये जो स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है CHO CHOH होल 4
CH2OH। तो यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया यहाँ पर। तब इनको दिखा कि यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है सैकरिक एसिड। और यहाँ पर नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका नाम है मेरा सैकरिक एसिड। और यही सेम रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराया विथ ग्लूकोनिक एसिड कौन सा था, ग्लूकोनिक एसिड वो एसिड था जो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद मुझे मिला था। तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद भी मुझे सेम कंपाउंड मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर CH2OH, ये है मेरा ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका मतलब है दोनों कंपाउंड से जब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये रिएक्शन बताता है कि मेरे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट 1 डिग्री OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ये सारे जो रिएक्शंस थे, इन सारे रिएक्शंस ने ये बताया कि मेरे पास जो ग्लूकोज है इट इज एन एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक जो OH है वो मेरा प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। ये इन सारे रिएक्शंस ने हमें बताया। अब एक साइंटिस्ट था फिशर, जिसने सारे प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से पढ़ा और उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर लाके दिखाया ग्लूकोज का, जिसमें जो ग्लूकोज के जो ये हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, सॉरी अल्कोहल जो ग्रुप्स थे वो कुछ ऐसे बनाए हुए थे। ये है मेरा स्ट्रक्चर फॉर D प्लस ग्लूकोज। अब ये D प्लस और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो मुझे पता है ग्लूकोज है। प्लस का मतलब होता है जब भी हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं तो प्लस का मतलब हमेशा होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको राइट साइड में घुमाना, और अगर माइनस का साइन है उसका मतलब होता है लेवोरोटेटरी। इसका मतलब है जो मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको लेफ्ट साइड में घुमाना। तो ये प्लस और माइनस उससे आ गया। अब D की अगर हम लोग बात करें तो एक नोमेनक्लेचर होता है जिसमें हम लोग जो मेरे कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग नोमेनक्लेचर, उसका नाम हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट कंपाउंड देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं उनके सबके कार्बोहाइड्रेट्स का जो पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट जो मेरा कंपाउंड है ये D-ग्लिसरैल्डिहाइड और L-ग्लिसरैल्डिहाइड, ये है मेरे पेरेंट कंपाउंड फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो D जो है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, D का मतलब हमेशा होता है डेक्स्ट्रो, और L होता है मेरा लेवो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट एंड लेवो मतलब लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं जब ये OH जो है अगर मेरा राइट हैंड साइड पे है, अगर ये OH मेरा RHS है राइट हैंड साइड पे है, किस फॉर्म में, जब मेरा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड मेरा नॉर्थ पोजीशन पे है और उसके बाद सबसे CH2OH जो है वो मेरा साउथ पे है, और उसके बाद अगर मैं देखूं अगर मेरा OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड है तब इसको हम लोग बोलेंगे D-ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर ये OH मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसे हम लोग बोलेंगे L-ग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ से पेरेंट कैसे पता चलेगा, पेरेंट हमेशा नीचे होता है। तो फिर अगर मैं देखूं पेरेंट्स हमेशा नीचे होंगे तो पेरेंट जो कंपाउंड है वो हमेशा नीचे होगा। तो ये जो है ये HOH और ये CH2OH ये है मेरा ग्लिसरैल्डिहाइड का पार्ट, ये है मेरा ग्लिसरैल्डिहाइड, ये है मेरा ग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं जो मेरा लास्ट वाला जो OH है ये मेरा राइट हैंड साइड पे है, ये मेरा RHS है राइट हैंड साइड पे है, तो ये हो गया मेरा
डी ग्लूकोज, ये हो गया मेरा डी ग्लूकोज। और हमेशा डी का जो हमेशा मिरर इमेज होगा वो हमेशा एल होगा, डी का मिरर इमेज एल होगा। तो इसी से यहाँ पर नाम पड़ा। ये प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चला है। और डी मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड विच इज प्लेस्ड इन डी पोजीशन, विच इज प्लेस्ड इन डी कन्फर्मेशन। एग्जाम में हमेशा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स आते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ता है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है जो मुझे इंटरनेट पे मिला था, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू फिंगर रूल से हम इसको याद कर सकते हैं। ये है मेरा डी ग्लूकोज और इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा मेरा एल ग्लूकोज। तो ऑपोजिट जो है, अगर मुझे डी ग्लूकोज याद है तो उसका मिरर इमेज हो जाएगा मेरा एल ग्लूकोज, उसका मिरर इमेज हो जाएगा मेरा एल ग्लूकोज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये OH इस साइड है, अगर मिरर इमेज है तो इसका मतलब यहाँ पर होगा OH, ये इधर होगा और बाकी दोनों इधर। ये हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर फॉर, ये है मेरा एल ग्लूकोज, ये है मेरा एल ग्लूकोज। ये है मेरा स्ट्रेट स्ट्रक्चर फॉर, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स। तो ये था हमारा, जब हम लोग हमारे ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके स्ट्रक्चर जानने के लिए। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये भी बताता था कि हमारा जो ग्लूकोज है इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। तो ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स N-हेक्सेन, N-हेक्सेन। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये मेरा ये वाला रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन जो हमने देखा था, ये वाला रिएक्शन C6H12O6 HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद मुझे दे रहा था N-हेक्सेन। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज? ये हमने अभी जस्ट किया जब हम लोग निमोनिक्स देख रहे थे। तो निमोनिक्स के टाइम पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर मेरे पास CHO ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये मेरा CH2OH हो गया, तो फिर यहाँ अगर मैं देखूं डी ग्लूकोज के लिए मेरे पास OH इस साइड होगा, यहाँ पर ये OH, ये OH और यहाँ पर ये OH, और ये सारे मेरे हाइड्रोजन्स, ये बन जाते हैं मेरे डी ग्लूकोज। ये हो जाएगा मेरा डी ग्लूकोज। तो अगर मुझे एल ग्लूकोज बनाना है, एल ग्लूकोज के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका मिरर इमेज। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये OH है, तो फिर ये आ जाएगा इस साइड OH, OH, तो 3 OH मेरे होने चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एक OH होना चाहिए मेरा ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये मिल रहा है मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A D carbohydrate is always dextrorotatory, always levorotatory, always the mirror of the corresponding L carbohydrate and none of these। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत ज़्यादा गलत होने के भी चांसेस हैं। डी कार्बोहाइड्रेट से हमें पता चलता है कि हम बोल सकते हैं ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी से हम लोग यहाँ पर ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी है वो डिनोट करते हैं हम लोग प्लस और माइनस से, और ये डी था हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लिसरैल्डिहाइड, जहां पर OH जो था वो हमारा राइट हैंड साइड पे था, तब जाकर मेरा ये डी आया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बता सकते हैं, ये है मेरा ग्लिसरैल्डिहाइड, क्योंकि OH मेरा राइट हैंड साइड पे है इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे हम लोग डी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर डी कार्बोहाइड्रेट है तो इट इज ऑलवेज द मिरर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा मेरा करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और आगे के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और जानेंगे। So if you found this video helpful, do like, share and subscribe. Thank you so much.